हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 8 तक के सभी अध्यायों के अभ्यास प्रश्नों को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम अध्याय 9 जंतुओं में जनन के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। मैं बताना है कि सजीवों के लिए जनन प्रक्रिया महत्वपूर्ण क्यों है, इसका हमें कारण बताना है। चलिए, तो यह प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव ये चाहता है कि प्रकृति में उसका अस्तित्व बना रहे और अपनी वंश को बनाए रखने हेतु प्रत्येक जीव क्या करता है, जनन की प्रक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके जैसे ही नए जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार किसी भी जीव या पादप, पेड़ पौधे सभी का पृथ्वी पर अस्तित्व बने रहता है। क्योंकि अगर जनन प्रक्रिया रुक जाएगी तो फिर आगे वाली जब नई संतति पैदा नहीं होगी तो कुछ समय बाद जो वो प्रजाति है वो क्या हो जाएगी, पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। अतः एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना ये क्या करता है, सुनिश्चित करता है। यानी जनन प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जो ये निश्चित करती है कि किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पादप की पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो निरंतरता है, वो वंश है, वो वंश क्रम बना रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। यानी मनुष्य में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है जिसके कारण नए शिशु का जन्म होता है, उस प्रक्रिया को हमें समझाना है। तो वर्षण, जो नर वर्षण है वो क्या होता है, नर युग्मक होता है और शुक्राणु पैदा करते हैं। नर के अंदर जो वीर्य रस बनाने का काम करता है वो वर्षण करता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु पैदा होते हैं। वर्षण द्वारा लाखों शुक्राणु क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु चाहे बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु प्रत्येक शुक्राणु में क्या होता है, एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक क्या होती है, पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ। अब जो जनन प्रक्रिया का पहला चरण है उसमें शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, संलयन, यानी दोनों आपस में मिलते हैं। तो निषेचन की जो प्रक्रिया है उसमें स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु, नर युग्मक क्या होते हैं, शुक्राणु, जबकि जो मादा युग्मक उसे क्या कहते हैं, अंडाणु। तो निषेचन की प्रक्रिया में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु, उन दोनों का क्या होता है, संयोजन होता है, वो आपस में मिलते हैं। और इसी निषेचन की क्रिया से नई संतति यानी नई संतान में माता और पिता दोनों के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। और जो ये क्रिया है ये मादा के शरीर के अंदर होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे आंतरिक निषेचन की क्रिया कहते हैं। और निषेचन की जो प्रक्रिया है उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है, और युग्मनज से फिर भ्रूण बनता है, और भ्रूण से फिर आगे जाके शिशु का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, देखो ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि नर के द्वारा जो मादा के शरीर में शुक्राणु छोड़े जाते हैं, वो शुक्राणु कहां पर, मादा का जो अंडाणु वाला हिस्सा है उसके अंदर जाके मिलते हैं और क्या बनाते हैं, निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज आगे जाके गर्भाशय में भ्रूण बनाता है और भ्रूण से फिर किसका निर्माण होता है, धीरे धीरे शिशु का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोचित उत्तर चुनिए। हमारे सामने कुछ अबशब्द दिए गए हैं, उसमें से हमें जो सही आंसर है उसका हमें चुनाव करना है। पहला है, आंतरिक निषेचन होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो आंतरिक निषेचन की क्रिया है वो मादा के शरीर में होती है। किसके, मादा यानी महिला के शरीर में होती है। अगला प्रश्न है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्कों में विकसित होता है वे है। तो टेडपोल का मतलब आप मेंढक से ले सकते हैं। तो उसका जो प्रक्रम है, किस प्रक्रम द्वारा उसका विकास होता है वो हमें बताना है। तो उसको कहा जाता है कायांतरण। क्या कहा जाता है, कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा एक टॉयड पोल का वयस्क में क्या होता है, विकसित वो होता है।
अगला है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी है। अब देखो जो युग्मनज है वो किससे मिलकर बनता है, शुक्राणु और अंडाणु से, लेकिन फिर भी उसमें केंद्रक कितना होता है, केंद्रक केवल एक ही होता है, क्योंकि जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है, युग्मनज। अब युग्मनज से क्या होगा, शिशु का जन्म होगा, तो युग्मनज में केवल एक ही केंद्रक होता है। अगला, निम्न कथन सत्य है या असत्य सांकेतिक कीजिए। इसको हमें क्या करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला है, जो अंड परजक जंतु है वो विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो भाई जो अंड परजक जंतु है वो तो अंडे को जन्म देते हैं, केवल अंडे देते हैं और अंडे के अंदर फिर धीरे धीरे शिशु का विकास होता है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। सही बात है, प्रत्येक शुक्राणु अपने आप में एक कोशिका है। चलिए ये सत्य है। फिर मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन सत्य है। अगला, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है, बिल्कुल गलत है। युग्मक क्या होता है, युग्मक तो नए जीव का प्रारंभ थोड़ा ही करता है। जैसे शुक्राणु है तो वो युग्मक नर युग्मक है, अंडाणु है वो मादा युग्मक है, वो किसी जीव का निर्माण अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये कथन गलत है। फिर निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये गलत है। अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया होती है, न कि मुकुलन की। मुकुलन प्रक्रिया हाइड्रा में होती है। फिर अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जनन की वो प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है तो उसमें निषेचन की क्रिया जरूरी नहीं है। फिर द्विविखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, बिल्कुल सत्य है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, यह कथन भी सत्य है। फिर भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, तो भ्रूण तो बहुकोशिकीय होता है, एकल कोशिकीय तो युग्मनज होता है। भ्रूण से ही आगे चल के शिशु का जन्म होता है और शिशु क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, अतः यह कथन भी असत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। में बताना है कि युग्मनज और गर्भ में दो अंतर क्या है। तो हमने एक सारणी बनाई है, इसमें एक भाग में हमने लिखा है युग्मनज और दूसरे भाग में लिखा है गर्भ। तो पहला बिंदु देखें, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इनके मिलने से किसका निर्माण होता है, एक युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, वही बात करें गर्भ की, तो जो युग्मनज है वो विकसित होकर क्या बनता है, आगे भ्रूण बनता है। और भ्रूण की वो अवस्था जिसमें उस भ्रूण के सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके वो क्या कहलाता है, वो गर्भ कहलाता है। ठीक है भाई, निषेचन की क्रिया होगी उससे क्या बनेगा, युग्मनज, और आगे जाके युग्मनज किसमें बदलेगा, भ्रूण में, और भ्रूण जाके किसमें बदलेगा, गर्भ में। ठीक है, और गर्भ से फिर किसका विकास होगा, शिशु का विकास होगा। फिर युग्मनज की बात करें तो ये कैसा है, ये एकल कोशिकीय है। कैसा है, एकल कोशिकीय। जबकि गर्भ की बात करें तो ये कैसा है, ये बहुकोशिकीय है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हमें अलैंगिक जनन क्या होता है इसकी परिभाषा देनी है, और फिर अलैंगिक जनन की किन्हीं दो विधियों का क्या करना है, वर्णन भी करना है। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो जनन की वो विधि या वो प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में जनन की जो प्रक्रिया है उसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक नर जीव और एक मादा जीव, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। अब सबसे पहली विधि की बात कर रहे हैं, वो है द्विविखंडन। क्या है, द्विविखंडन। तो द्विविखंडन में जीव का जो शरीर है वो लंबवत रूप से अनुप्रस्थ खांच से दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। मतलब ऐसा, जैसे ये अमीबा का चित्र है, अभी हम आगे इसकी बात भी करेंगे, ये ऐसे दो भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है, और एक जीव से अन्य दो जीवों का निर्माण होता है। प्रत्येक भाग जनक के समान हो जाता है। इस यहाँ पर जो एक मुख्य जीव है उसके दो टुकड़े होते हैं और दोनों भाग अपने जो मुख्य जीव है उसके समान ही होते हैं। जनन की यह विधि
प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में होती है। द्विविखंडन की जो क्रिया है वो एक कोशिकीय के जीवों में ही अधिकांश होती है, जिनमें यह विधि आवश्यक रूप से कोशिका विभाजन की विधि है, जिसके परिणाम स्वरूप संतति कोशिकाओं का क्या होता है, पृथक्करण होता है। और कभी कभार बहुकोशिकीय जीवों में भी इस विधि को देखा गया है, यानी कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे जीव भी है जो बहुकोशिकीय है लेकिन फिर भी उसमें द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है, जैसे सी एनीमोन में लंबवत खंडन तथा प्लेनेरिया में अनुप्रस्थ खंडन पाया गया है। इस प्रकार द्विविखंडन की क्रिया में एक जीव अपने दो हिस्सों में टूटकर दो नए संतति जीवों का निर्माण करता है। दूसरी विधि है वो है मुकुलन। तो मुकुलन भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन विधि है, जिसमें नया जीव जो अपेक्षाकृत छोटे पुंज की कोशिकाओं से निकलता है और आरंभ में जनक जीव में क्या बनाता है, मुकुल बनाता है। मतलब क्या होता है कि जो एक मुख्य जीव है उससे धीरे धीरे एक छोटे नए जीव का विकास होता है और वो मुख्य जीव से धीरे धीरे एक नई संरचना बनाता है और फिर अंततः उससे क्या हो जाता है, अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। मुकुल अलग होने से पहले जनक का रूप धारण कर लेता है। जो मुकुल नई संरचना बनती है वो अलग होने से पहले बिल्कुल अपनी जो जनन कोशिका है या जो अपनी मात्र कोशिका है उसके समान ही रूप धारण कर लेता है। जैसे बाह्य मुकुलन में या जनक से अलग होने के पश्चात आंतरिक मुकुलन में। बाह्य मुकुलन जैसे स्पंज, सिलिटेट्रा जैसे हाइड्रा में चपटे कर्मी और ट्यूनिकेट में मिलता है। यानी जो बाह्य मुकुलन की क्रिया है वो कुछ जीव जैसे स्पंज, हाइड्रा, चपटे कर्मी और ट्यूनिकेट जैसे जीवों में मिलता है, लेकिन कुछ सिलिट्रेट जैसे ओबलिया पोलिप की अपेक्षा मेड्यूसी पैदा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये चित्र यहां से समझो। ये पहला दिया हुआ है अमीबा में द्विखंडन। तो देखो यहाँ पर एक जीव है जिसका नाम है अमीबा, ठीक है। अब इसमें देखो ये पूरा एक जीव था पहले, अमीबा एक, ये एक कोशिकीय जीव है, पूरी एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अब क्या होगा, धीरे धीरे इसका जो बीच वाला ये केंद्रक है ये दो भागों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। धीरे धीरे ऐसी संरचना बना ली इसने। फिर धीरे धीरे ये दोनों बिल्कुल अलग अलग केंद्रक में क्या हो गए, विभाजित हो गए। और फिर ये दोनों बीच में से ये भाग क्या हो गया, टूट के अलग हो गया और एक अमीबा से दो नए अमीबा का निर्माण हो गया। तो ये है द्विखंडन, यानी दो भागों में खंडन होता है। फिर दूसरा है ये मुकुलन का चित्र दिया हुआ है, इसका है मुकुलन का, जो हाइड्रा में होता है। देखो ये जीव है एक हाइड्रा, ये भी अकेला जीव है, ठीक है। धीरे धीरे देखो इससे एक मुकुल बनेगा। मुकुल मतलब इसके जैसी ही एक नई संरचना यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। फिर ये जो संरचना है ये संरचना धीरे धीरे यहाँ से टूट के क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इस प्रकार एक जीव से दूसरे नए जीव का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, यानी भ्रूण का निर्माण या रोपण कहां पर होता है। तो जो भ्रूण का रोपण है वो मादा के गर्भाशय में होता है। क्या होता है, गर्भाशय में। अगला है कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखें, कुछ जंतुओं में जो शिशु है वो वयस्क के समान नहीं होते। वयस्क का मतलब कि जैसे उसके माता पिता है, ठीक है, उस रूप के वो नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में क्या होता है, रूपांतरण होता है। यानी जब शिशु जन्म लेता है फिर धीरे धीरे उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और धीरे धीरे वो वयस्क रूप धारण करता है। तो इस परिवर्तन की जो ये प्रक्रिया है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। देखो ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है जिसमें एक मेंढक के निर्माण की प्रक्रिया का जीवन चक्र दिया हुआ है। सबसे पहला देखो, सबसे पहले यहाँ पर चित्र में आपको अंडा दिख रहा है, ये वाला देखो। सबसे पहले अंडा है, अंडे से क्या बनेगा, आरंभिक टेडपोल बनेगा, कुछ इस तरह की संरचना बनेगी। यहां से फिर देखो धीरे धीरे कुछ अंगों का विकास होगा। यहां से क्या बना, टेडपोल लार्वा। फिर धीरे धीरे इससे अन्य अंगों का विकास हुआ और तब जाके एक वयस्क मेंढक का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर 3 स्पष्ट चरण है। पहला अंडा, फिर दूसरा आरंभिक टेडपोल और तीसरा क्या है, टेडपोल लार्वा। और उसके बाद क्या बनेगा, मेंढक। ये 3 चरण होके फिर एक वयस्क मेंढक का निर्माण होता है।
देखो आपको मेंढक और टेडपोल ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल अलग लग रहे हैं, इनका कोई लेना देना भी नहीं लग रहा। लेकिन धीरे धीरे उस टेडपोल के शरीर में परिवर्तन होता है और फिर धीरे धीरे वो वयस्क मेंढक का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण जैसे मेंढक है और साथ में क्या है, रेशम कीट है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कायांतरण, कि प्रारंभिक स्थिति से धीरे धीरे उसके शरीर के अंगों में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वो अपने एक वयस्क रूप को धारण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। इन दोनों में हमें अंतर बताना है कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन एक दूसरे से अलग कैसे हैं। चलिए तो हमने एक सारणी बनाई है, एक भाग में लिखा है आंतरिक निषेचन, दूसरे भाग में लिखा है बाह्य निषेचन। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक निषेचन की। तो जैसा नाम से पता चल रहा है आंतरिक, आंतरिक का मतलब है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में जो मिलते हैं, जो संलयन की प्रक्रिया है वो शरीर के अंदर होती है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। फिर बात करें बाह्य की, तो इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया है वो शरीर के बाहर होती है, इसी कारण इसको क्या देते हैं, बाह्य निषेचन। फिर आंतरिक निषेचन में नर मादा के शरीर में शुक्राणुओं का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया में जो नर जीव होता है वो अपने शुक्राणुओं को मादा के शरीर में क्या करता है, उत्सर्जित करता है। वही बात करें बाह्य निषेचन की, तो यहाँ पर दोनों व्यष्टि युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं। बाह्य निषेचन में क्या होता है, नर और मादा जीव दोनों अपने युग्मकों को बाहर छोड़ते हैं और फिर वो बाहर वायुमंडल की मदद से, ठीक है, वो क्या करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया करते हैं। फिर आंतरिक निषेचन का जो विकास है वो कहाँ होता है, शरीर के अंदर हो सकता है, लेकिन बाह्य निषेचन का जो विकास है वो कहाँ होता है, शरीर के बाहर। आंतरिक निषेचन के उदाहरण की बात करें, मनुष्य, पशु, शार्क, पक्षी, ये सारे आंतरिक निषेचन के उदाहरण है। वही बात करें बाह्य निषेचन की, तो ये उदाहरण है मेंढक का। तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।